गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सबसे पहले एन फ्रैंक के बारे में मैं आपको थोड़ा बतला दूं। एन फ्रैंक एक बहुत ही पॉपुलर इनका नावल है, इनकी स्टोरी है और ये एक्चुअली इनकी डायरी से लिया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हिटलर कई जगह लोगों पर मतलब उसने पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। उसने जर्मनी पर अपना अधिकार कर लिया था, फिर नीदरलैंड, हॉलैंड वगैरह सब जगह पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। और जर्मनी में शुरू में ही जब हिटलर का जर्मनी पर अधिकार हो गया था तो ऑटो फ्रैंक, जो एन फ्रैंक के पिता थे, वो नीदरलैंड शिफ्ट हो गए थे एम्स्टर्डम में। और जब हिटलर ने नीदरलैंड पर भी अपना अधिकार कर लिया तो इन लोगों को मजबूरी में 2 साल के लिए हाइडिंग में छिपना पड़ा ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में। वहाँ 2 फैमिली छिपके रहता था और अंत में क्या होता है कि कोई ट्रेटर था, किसी ने जाकर नाजीज वालों को बतला दिया था कि ये फैमिली यहाँ छिपी हुई है और फाइनली इन लोग को पकड़ लिया जाता है। पूरे फैमिली को फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक एक करके सब लोग का डेथ हो जाता है। सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है सेकेंड वर्ल्ड वार में और जर्मनी के उस परसिक्यूशन के टाइम में, वो थे ऑटो फ्रैंक एंड के फादर। और जब ये सारा सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाता है, हिटलर मारा जाता है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से होना शुरू हो जाता है, तो एन फ्रैंक के फादर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, मैं नीदरलैंड अपने ऑफिस में जाकर देखता हूँ कि वहाँ कुछ बचा है कि नहीं अपने सामान के तौर पे। तो उनको अपनी बेटी की डायरी मिलती है, एन फ्रैंक की। वो डायरी पढ़ने के बाद उनको लगता है कि अरे उफ, मेरी बेटी कितनी सेंसिटिव थी, कितनी मैच्योर थी। और एक 13 साल की छोटी सी बच्ची, उसने जो अकाउंट्स लिखे थे, अकाउंट्स का मतलब कि उसने अपने लाइफ से रिलेटेड जो बातें लिखी थी, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को जो लिखा था, वो इतने बहुत अच्छे, बहुत ही मैच्योर थे। और जिससे उस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय नाजिज लोगों की वजह से यहूदियों को जो झेलना पड़ा था उसका एक बहुत अच्छा वर्णन भी था। और प्लस एक 13 साल की बच्ची के मन में क्या क्या विचार चल सकता था, वो सारा वर्णन उसमें था। तो ऑटो फ्रैंक ने उस डायरी को पब्लिश करवाया। मूल रूप से वो डायरी जो थी वो डच लैंग्वेज में थी। बाद में यूरोप के अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन, कई सारे लैंग्वेज में ये पब्लिश की गई और अपने ज़माने के सबसे बेस्ट सेलर्स में से एक डायरी थी ये नॉवल जब इस पर बनी। और उस पर बहुत सारा मूवीज़ बना है, डॉक्यूमेंट्री बना है, नॉवेल्स छपे हैं और ये एक तरह से पूरे दुनिया भर में सबसे पॉपुलर डायरी में से एक रहा है। और ऑफ कोर्स भारत में आपके कोर्स में अगर पढ़ना है तो समझ ही सकते हैं कि इसका कितना इम्पॉर्टेंस है। कई रीज़न है। एक तो 13 साल की बच्ची के भीतर की फीलिंग्स को आप समझ सकते हैं इस डायरी के थ्रू, प्लस उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के समय स्थिति कैसी थी जर्मनी की और यहूदियों के साथ क्या क्या हुआ, इसका भी एक प्रॉपर बढ़िया अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए इस डायरी को आगे की ओर चलते हैं। ये जो पेज आपके सामने खुला है इसमें यही एक मैटर के बारे में डिस्कशन किया है। और ये डायरी मिली थी एन फ्रैंक को उनके बर्थडे में। एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और इनको ये डायरी दी गई थी 12 जून 1942 को। तो ये डायरी जब वो 13 साल की थी, तो ये डायरी की शुरुआत में वो लिखती हैं, सबसे पहले लिखती थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और ये एक लाइन बहुत कुछ बतलाता है। ये कहना चाह रही थी कि मेरा इस डायरी के साथ जो अटैचमेंट है वो लोगों के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को आराम से लिख पाती हूँ, मैं अपनी बातों को आराम से कह पाती हूँ और ये डायरी आराम से मेरी फीलिंग्स, मेरे मन के हर विचारों को अच्छे से सुनते हैं, इनमें बहुत पेशेंस है। प्लस ये मुझे रूल रेगुलेशंस नहीं समझाते, मेरी बातों के साथ जो बहस है वो नहीं कर पाते, प्लस ये रिवेल नहीं कर पाते। अगर आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो या किसी से अपनी आंतरिक फीलिंग्स को शेयर करते हो तो वो क्या कर सकता है, वो आपको ट्रेटर का काम कर सकता है, वो आपकी बातों को दूसरों से रिवेल कर सकता है, वो आपको डांट सकता है, आपको ऊटपटांग सलाह दे सकता है। लेकिन डायरी इनके लिए वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। इट इज़ एन जस्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, इट्स व्हाटएवर। ओके, तो ये डायरी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हैं एंड ये बहुत है कि यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस सेल्फ बैक्ड नोटबुक। और ये क्या बोलती हैं कि मैं किसी को ये पढ़ने को नहीं दूंगी
खासकर तब ये बोलती हैं कि जब तक कोई मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड ना हो जिस पर मैं 100% भरोसा ना करूं, मैं वो डायरी किसी को पढ़ने के लिए दूंगी ही नहीं। तो ये बात इस डायरी में लिखती हैं और फिर लिखती है कि ये डायरी कोई क्यों पढ़ेगा। अब उसमें ये सारा इसी पेज में ये सब वर्णन है। ये कहती है कि ये डायरी मेरी क्यों पढ़ेगा कोई। एक 13 साल की बच्ची जो अपनी फीलिंग्स को लिख रही है, तो क्या पूरे दुनिया के लोग उसकी फीलिंग्स को जानना चाहेंगे? नहीं। और क्या उनको ये लगेगा कि कोई इतना इस तरह से बात कर सकता है? और मैं जो अकेले रहकर फील करती हूँ, बात करती हूँ, वो शायद मैं सबके सामने शेयर भी नहीं करना चाहूँ। तो ये अब एक सोच रही है कि क्या कल को ये दुनिया मेरी डायरी को पढ़ेगी, क्या कल को लोग मुझे जानना चाहेंगे, मुझे समझना चाहेंगे। तो ये बोलती कि नहीं, ऐसा मन ही में सोच रही हैं कि नहीं, एक 13 साल की छोटी बच्ची को कोई सीरियसली क्यों लेगा, कोई मेरी बातों को क्यों जानना चाहेगा। और एंड में क्या हुआ, सब लोग उनकी बातों को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। फिर आगे ये डायरी में ये सारा रिकॉर्ड्स लिखते समय ये शुरू करती हैं अपने फादर से और ये कहती हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे प्यारे फादर थे और उनकी मैच्योरिटी, उनके फादर कितने समझदार थे, कितनी अच्छी प्लानिंग करके काम करते थे, इसका वर्णन उन्होंने डायरी में किया है कि उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 साल के नहीं हो गए और उनकी जो माँ थी वो 25 की नहीं हो गई। तो जब वो 36 और उनकी माँ 25 की हुई तब इन लोगों ने शादी किया। इट वॉज एन लव मैरिज, ऑफकोर्स इट वॉज ए लव मैरिज। और उसके बाद इनकी बहन का जन्म होता है मार्गरेट, और मार्गरेट का जन्म जो है वो 1926 में होता है और इनका जन्म 12 जून 1929 में होता है। तो दोनों के बच्चों के बीच में गैप भी है काफ़ी सालों का, 3 सालों का तो गैप है। और ये लोग फ्रैंकफर्ट में रहता था और फ्रैंकफर्ट में बचपन में ये 4 साल तक थी और उसके बाद ये उनका पूरा का पूरा इनके फादर जो थे 1933 में हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद होलैंडर फ्रैंक जो इनकी माँ थी वो भी सितंबर में चली जाती हैं और फिर उसके बाद दिसंबर में इनकी बहन चली जाती है और ये अपने ग्रैंड मदर के पास रहती थी। फिर मार्गरेट कहती हैं कि मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, वो दिसंबर में चली गई थी मार्गरेट। अब फादर गए हैं, सितंबर में माँ गई, दिसंबर में इनकी बहन चली गई और ये लोग दादी के पास ही, ये तो दादी के पास ही थी। तो इनको अपना दादी का घर बहुत अच्छा लगता था, इनको वहाँ मन लगता था। और फिर ये एक लाइन बहुत अच्छा लिखती हैं, व्हेन आई वाज प्लंग डाउन and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। ये इनको plunked down on the table for the Margaret, ये बात इनको बहुत, यानी 2-3 बातें इस लाइन से साबित होती हैं। इनको अच्छा नहीं लगा था कि बड़ी बहन के गिफ्ट के तौर पे इनको वहाँ भेजा गया। दूसरी बात कि अपने दादी के घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती होंगी। तीसरी बात कि इनको लगा कि यू कैन नॉट यूज अ पर्सन लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो 13 साल के बच्चे के भीतर इतना सब कुछ था, इतने डायमेंशन से वो सोच सकती थी, इतने सेंसिटिव हो सकती थी, दैट वाज सो फैबुलस। खैर, तो जब वहाँ पर चली जाती हैं तो ये अपना पढ़ाई यानी 6 साल तक, यानी 4 साल की थी तो फ्रैंकफर्ट से आ गई थी और 6 साल तक वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती हैं। वहाँ के प्रिंसिपल से इनका खूब अटैचमेंट था और जब वहाँ के प्रिंसिपल रिटायर होकर जाने लगती हैं मिसेस क्यूप्रस, तो जब मिसेस क्यूप्रस वहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो मिसेस क्यूप्रस एंड फ्रैंक ये दोनों बहुत रोती हैं। तो ये बतलाता है कि बचपन में अपने प्रिंसिपल से कितना अटैच थी, उनसे बहुत उनको प्यार करती थी। फिर आगे अकाउंट में बतलाती हैं कि अपनी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती थी, बहुत प्यार करती थी, यानी कि ग्रैंड माँ जनवरी 1942 में इनकी ग्रैंड माँ का डेथ हो गया था। अब चूंकि जनवरी 1942 में ही ग्रैंड माँ का डेथ हुआ और इनको डायरी मिली थी जून में, तो जब जून में, इसलिए इन्होंने ग्रैंड माँ का भी इसमें अकाउंट्स डाला है। तो जून में उनके डेथ के बाद जो इनका बर्थडे आया थोड़ा ग्रैंड, एक अच्छे तरीके, क्या हुआ था कि 41 में लगभग सितंबर अक्टूबर में इनकी ग्रैंड माँ बीमार हो गई थी। तो या फिर पहले ही 1941 में इनकी ग्रैंड माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो इनका बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया गया था। और फिर जनवरी में ग्रैंड माँ का डेथ हो जाता है, तो फिर इनके बर्थडे को बहुत थोड़ा जानबूझकर पॉम्प एंड शो के साथ मनाया जा रहा है ताकि लोगों को वो कमी पूरा हो सके, लोग उस दुख को भूल सकें। और सारे की कैंडल्स के साथ इनकी ग्रैंड माँ का भी कैंडल्स इनके बर्थडे वाले केक पे लगाया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जितने भी लोग आते हैं, रिश्तेदार, फलाना ढिंगना और पड़ोसी, बड़े बुजुर्ग, तो उन सब का कैंडल्स उनके एक एक जन के नाम पे एक एक कैंडल जलाया जाता है केक के साथ। ये सब कुछ होता है और ये डायरी में लिखती हैं कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती हूँ और मैं ये नहीं बता सकती कि मैं उनको आज भी कितना मिस करती हूँ। और ये सारा वर्णन करने के बाद फिर वापस हम प्रेजेंट में आते हैं 20 जून 1942। So the 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of
20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और ये अपने डायरी को एक डेडिकेशन देती हैं। इस पूरे डायरी के लिए इन्होंने एक डायरी का बहुत ही अच्छा नाम दिया था, किटी। तो ये अपने डायरी को डियर किटी के नाम से इंडिकेट करती थी, डियरेस्ट किटी। सो अब देखिए डियरेस्ट किटी, ये सारा वर्णन डायरी के शुरू में अकाउंट दे दिया अपने फादर का, शादी वादी और कब क्या हुआ और दादी का डेथ वगैरह डायरी के शुरू में ही है। फिर दूसरे दिन यानी जून 20, 1942 को अकाउंट है इसका, डियरेस्ट किटी। अब ये बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि पूरा का पूरा क्लास, अब ये एवरीडे का अकाउंट था इसमें, तो ये वर्णन करती हैं कि पूरा क्लास रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि आज टीचर्स अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन क्लास में पास होकर आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। और हर व्यक्ति एक एक शर्त लगा रहा है कि नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं तुमको इतने मार्क्स आएंगे। इनके पीछे एन फ्रैंक के पीछे भी जीएन एक इनकी कोई फ्रेंड होगी, उसका नाम जीएन एंड आई इन्होंने इंडिकेट किया है कि हम दोनों हंस रहे हैं दो लड़कों पे, जिसमें से है सीएन एंड जैकस। वो दोनों आपस में काफ़ी बहस कर रहे हैं। उन्होंने उनका जो हॉलीडे का जितना सेविंग्स था उन्होंने शर्त में सारी की सारी सेविंग्स लगा दी थी, कौन पास होगा कौन फेल होगा। इवन ऐसा होता है कि जीएन उनको रिक्वेस्ट करती है, प्रे करती है कि यार प्लीज़ तुम लोग शांत हो जाओ, शोर मत करो, फिर भी उनको कोई नहीं रोक पाता। ये चिल्लाती हैं एन फ्रैंक, अरे शाउट करती हैं, फिर भी सीएन एंड जैकस का जो डिस्कशन है, जो उनकी शर्त है, वो मतलब कुछ उन लोगों को नहीं रोक पाता। और फाइनली इनको ये इसमें अकाउंट लिखती है कि मुझे डर नहीं है, हम लोग आराम से पास हो जाएंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स में इनको डाउट है, इनको डर होता है कि मैथमेटिक्स में पास हो पाएंगे कि नहीं। और इस तरह से ये लोग इन्होंने वर्णन किया है अपने डायरी का। ओके, तो क्या होता है कि ये बहुत बातूनी थी, एन फ्रैंक बहुत बातूनी थी। तो इनका एक मैथ्स टीचर थे जो मतलब उनका नाम शायद मिस्टर कीसिंग करके कुछ उनका नाम है। तो वो जब ये बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी, तो एक बार वो गुस्सा आ जाते हैं, बहुत क्रोध में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एन तुमको एक मैथ्स टीचर थे लेकिन उन्होंने एक एसे लिखा कि तुमको एक एसे लिख के लाना है। और उनको टॉपिक दिया गया अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत बकबक करने वाली लड़की। तो चूंकि एन बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी, इसलिए इस गुस्सा में आकर उन्होंने कहा कि इस पे ऐसे लिख के दिखाओ और तुमको 3 पेज ऐसे लिख के लाना है। उस शाम इनको बहुत सारे होमवर्क्स करने थे, सारा होमवर्क ये कर देती हैं, निश्चिंत हो जाती हैं। और फिर सबसे जो उनका दिमाग जाता है उस ऐसे वाले पे कि उफ मुझे 3 पेज ऑलरेडी अ चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे तैयार करना है। ये बहुत मेहनत करती हैं, सोचती हैं क्या लिखें, आखिर एक छोटे से टॉपिक पे और सिर्फ बातूनी मैटर पे क्या लिखेंगी। इनका दिमाग एक होता है ना सडन अनलाइट होता है और सोचती हैं, ये आराम से 3 पेज लिख देती हैं और एकदम सेटिस्फाइड होकर निश्चिंत हो जाती हैं। दूसरे दिन स्कूल जाती हैं और अपने टीचर को दिखलाती हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। टीचर पढ़ के वो बहुत हंसते हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है उसमें कि उनके दिमाग में था कि मिस्टर किसिंग, एक बच्ची जिसकी माँ बहुत बातूनी हो, आप उससे क्या उम्मीद लगा के रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बात करूं, लेकिन मैं बिल्कुल बात करना या शांत रहना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे जीन में है। और ख़ासकर एक ऐसी बच्ची जिसकी माँ भी उतनी ही बातूनी हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये मैं चाह कर भी नहीं रोक सकती, बिकॉज ये मेरे खून में है। तो ये बात सुनने के बाद इनके जो मिस्टर कीसिंग थे वो बहुत हंसते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। फिर फाइनली वो खुश हो जाते हैं और नॉर्मल बिहेव करना शुरू करते हैं। लेकिन द नेक्स्ट लेसन कम, और जब नेक्स्ट लेसन आता है और इनका बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, तो इनके जो टीचर हैं वो फिर से गुस्सा हो जाते हैं और वो उनको वापस एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं फिर से, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है कि आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसा करके ये फिर बेचारी 3 पेज जो लिखना था फिर से लिखती हैं और उसको सबमिट करती हैं। लेकिन फिर भी फिर ये पनिशमेंट तो मिला, यानी 2 बार इनको पनिशमेंट मिल गया। फिर 3rd लेसन शुरू होता है और इनका बात करना बंद नहीं होता है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फाइनली वो लिखते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, कि तुम इस पे ऐसे लिखोगी। तो पहला ऐसे मिलता है द चैटर बॉक्स, दूसरा ऐसे मिलता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरी बात जब तीसरे लेसन शुरू में ये बात करना जारी रखती हैं तो वो एक ऐसे देते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। एन फ्रैंक भी बहुत हंसती हैं, उनको भी बहुत हंसी आती है, बट फाइनली इनको तो लिखना ही था।
तो इनकी जो फ्रेंड थी जीएन, वो इनको सजेस्ट करती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम इसके ऊपर एक पोम क्यों नहीं लिखती। और चूंकि वो पोम बहुत अच्छा लिखती थी, तो एन फ्रैंक को लगता कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि आखिर मैं 2 बार ऐसे लिख चुकी हूँ और अब मुझे बस पोम लिखना ही तो बाकी है। कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, वैरायटी देने पड़ेंगे ताकि लगे कि हाँ भाई। तो ये एक पोम लिखते हैं। अब वो पोम का स्टोरी बहुत अच्छा है। उस पोम में एक आपको डक रहता है, उसकी वाइफ एक स्वॉन रहती है और उसके 3 ड्रैक रहते हैं, यानी 3 छोटे छोटे उसके बच्चे रहते हैं। और वो इतना बक बक करते हैं, इतनी चैटिंग, इतनी बातूनी है कि जो डक है वो उनको चोंच से मार कर उनका मर्डर कर देता है, उनको मार देता है। अब ये कविता ये लिखती हैं और ये कविता लिखने के बाद जब क्लास में ये सबमिट करती हैं अपनी उस कविता को, और जब मिस्टर कीसिंग वो देखते हैं तो वो अपनी गलती को समझते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही इसको बकबक कर रहा हूँ। और वो एन फ्रैंक की क्रिएटिविटी से बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे इसने कितने अच्छे ढंग से एक स्टोरी भी फॉर्म किया कविता के फॉर्म में, और एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे दिया कि अगर मैं बातूनी हूँ तो बकबक करना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। और ये पहले भी कर चुकी थी कि इट वॉज नॉट अ क्राइम, ये क्रिएटिविटी को अब बूस्टअप करता है। खैर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने उस पूरी कविता को क्लास में सबको सुनाया कि देखो एन ने कितनी अच्छी कविता लिखी है। और सिर्फ क्लास में नहीं, स्कूल में अन्य जो क्लासेस थे, अन्य जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को भी जाकर वो कविता सबको सुनाया। और मतलब एन फ्रैंक पॉपुलर हो गई विद इन अ डे। और उसके बाद से उनको इस तरह का पनिशमेंट या होमवर्क मिलना बंद हुआ। वो टीचर बहुत खुश हुए, लेकिन वो कहती हैं कि वो तो सब कुछ ठीक हो गया, मेरा पनिशमेंट बंद हो गया, अब टीचर मुझसे बहुत खुश थे, मेरी क्रिएटिविटी से बहुत खुश थे, लेकिन वो जो जोक्स बनाना और कमेंट्स करना और फन करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये आपका एन फ्रैंक का हिंदी समरी है। आई होप आपको ये पूरा जो स्टोरी है या जो डायरी है उनकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये समरी बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।